हेलो दोस्तों। आज हम KPTCL असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का 2017 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एज सीलिंग फैन यूजेस, ऑप्शंस हैं स्प्लिट फेज मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। दोस्तों जो सीलिंग फैन होता है उसमें हम मोटर यूज में लेते हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है, और जो उसका टाइप होता है वो होता है कैपेसिटर स्टार्ट एंड कैपेसिटर रन मोटर। दोस्तों इसका कुछ कनेक्शन डायग्राम देख लेते हैं। दोस्तों जो सीलिंग फैन होता है उसके जो अंदर का पार्ट है कुछ इस तरीके का रोटर होता है। इसमें क्या होती है, दो वाइंडिंग, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है आपकी, एक रनिंग वाइंडिंग होती है। यहाँ पे हम स्टार्टिंग वाइंडिंग इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। अब उसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वाइंडिंग या फिर ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कहते हैं इसको, तो उसका यूज में लेते हैं। अब इनका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं आप ये देखिए। जो दोस्तों जो रनिंग वाइंडिंग होती है उसी के अक्रॉस हम क्या लगाते हैं कि स्टार्टिंग वाइंडिंग, और स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में रहता है हमारा कैपेसिटर। दोस्तों इसका नाम भी इसलिए कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन इसलिए है क्योंकि जो कैपेसिटर इसमें जो कनेक्टेड है ये हमेशा ऑपरेशन में जब तक मोटर चलेगी तब तक कनेक्टेड ही रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं। अगर हमारी ये सिंपल कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है ओनली, तो उसमें क्या होता है, एक स्विच होता है यहाँ पे बीच में। तो यानी कि जो मोटर स्टार्ट हो जाने के बाद इसको क्या कर देते हैं, हम इस स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई स्विच नहीं है, ये हमेशा कनेक्टेड रहता है। तो दोस्तों इसमें आज आपका आंसर हो गया था कि जो सीलिंग फैन होता है उसमें हम कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर यूज में लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स समटाइम्स मेक यूज ऑफ फेराइट कोर्स बिकॉज इट हैज, ऑप्शंस हैं हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी, लो परमिएबिलिटी, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई स्ट्रेसिस। दोस्तों जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनमें हम जो फेराइट कोर्स यूज में लेते हैं उसका कारण ये होता है कि एक तो उसकी हाई परमिएबिलिटी होती है, जो फेराइट कोर है इनकी, एक तो हाई परमिएबिलिटी हो गया दूसरा। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा होता है वो होता है इसका हाई रेजिस्टेंस। अब हाई रेजिस्टेंस होने के कारण दोस्तों जो एडी करंट लॉसेस होते हैं, जो एडी करंट लॉसेस होते हैं आपके, वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। जब रेजिस्टेंस दोस्तों जब इसमें ज़्यादा होगा तो जो करंट फ्लो होगा आपका किसी एरिया से वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, इसलिए एडी करंट लॉसेस भी क्या हो जाएंगे आपके, डिक्रीज हो जाएंगे। तो दो मेन रीजन है फेराइट को यूज करने के, पहला हाई परमिएबिलिटी होती है इसकी, दूसरा हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये दो मेन रीजन हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, फेराइट कोर्स को यूज में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज लिमिटिंग एरर इन केस ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग इज 8.3 वोल्ट with a 0 to 150 voltmeter having a guaranteed accuracy of 1% full scale reading is। दोस्तों क्वेश्चन में हमसे पूछा परसेंटेज लिमिटिंग एरर, और दिया हुआ है हमको एक रीडिंग वैल्यू दी हुई है 8.3 वोल्ट, यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों। आगे दिया हुआ है आपको 0 to 150 वोल्ट मीटर की फुल स्केल वैल्यू दी हुई है, कितनी, 150 वोल्ट। आगे ये कहता है कि जो गारंटीड एक्यूरेसी एरर है वो है 1%। अब लिमिटिंग एरर दोस्तों हमको निकालना है, तो लिमिटिंग एरर निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है गारंटेड एक्यूरेसी एरर इनटू फुल स्केल वैल्यू डिवाइडेड बाय रीडिंग वैल्यू। दोस्तों ये गारंटेड एक्यूरेसी एरर जो 1% में दिया हुआ है उसको पूरा का पूरा परसेंटेज में ही लेना है अपन को, क्योंकि हम परसेंटेज में डायरेक्ट लिमिटिंग एरर निकाल रहे हैं। तो आपको जो GAE है उसकी वैल्यू 1 लिख दी मैंने, यहाँ पे पुट कर दिया। फुल स्केल वैल्यू 150 था तो यहाँ पे 150 आ गया। रीडिंग वैल्यू 8.3 है तो 8.3 पुट कर दिया। जब आप सोल्व करोगे तो आपका 18.072 आएगा, जो कि 18.1 के इक्वल है लगभग। तो इसलिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 18.1% आपका लिमिटिंग एरर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटर करंट in a 3-phase 50 Hz 4-pole induction motor at 1440 rpm speed is about। दोस्तों यहाँ पे जो रोटर करंट है उसकी हमसे फ्रीक्वेंसी पूछा है। अब जो रोटर करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है F2, वो होती है दोस्तों स्लिप टाइम्स ऑफ F फ्रीक्वेंसी। जो F है यहाँ पे, F तो आपको दिया होगा 50 हर्ट्ज है दोस्तों। अब हमको पता करना है स्लिप। स्लिप पता करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम सिंक्रोनस स्पीड निकाल लेते हैं। वो क्या होता है आपका 120 इंटू एफ यानी 50 डिवाइड बाय पोल यानी 4। अब ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड आ जाएगी 1500 आरपीएम।
अब दोस्तों 1500 आरपीएम सिंक्रोनस स्पीड आ गई है और रोटर की स्पीड हमको दी हुई है 1440 आरपीएम। तो आसानी से हम स्लिप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों स्लिप का फॉर्मूला हो गया हमारा NS माइनस NR डिवाइडेड बाई NS। तो NS तो हमारा कितना है 1500 और NR आपका 1440 और डिवाइड में क्या आ जाएगा आपका NS यानी कि 1500। तो यानी कि अब जब आप सोल्व करोगे इसको तो आपकी जो स्लिप आएगी वो आएगी 0.04। अब स्लिप हमारी निकल गई है तो फ्रीक्वेंसी आसानी से हम निकाल सकते हैं F2 स्लिप टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 50। तब इसको आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 2 हर्ट्ज। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ स्टेटर एंड रोटर अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन इज 0.4 है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि जो रिलेटिव स्पीड होती है मैग्नेटिक फील्ड्स के, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो रिलेटिव स्पीड होती है स्टेडी स्टेट कंडीशन में वो 0 होती है। किस में? ऑप्शंस दे रखे हैं डीसी मशीन, सिंक्रोनस मशीन्स, 3 फेज इंडक्शन मशीन। ऑप्शन डी है डीसी मशीन्स एंड सिंक्रोनस मशीन्स एंड 3 फेज इंडक्शन मशीन्स। दोस्तों जो रिलेटिव स्पीड होती है स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड के बीच में, दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोस्तों उनके बीच में जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमेशा 0 होगी, भले वो डीसी मशीन हो आपकी या सिंक्रोनस मशीन हो या इंडक्शन मशीन हो। हर किसी में क्या होगी रिलेटिव स्पीड 0 होगी, सिर्फ फील्ड्स के बीच में। ये ध्यान रखना आपको, स्टेटर फील्ड और रोटर फील्ड। हम रोटर की स्पीड की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे रोटर फील्ड की बात कर रहे हैं और ऐसे स्टेटर फील्ड की बात कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में हमारी जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमेशा 0 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बाइट रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ, दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि एक बाइट कितने बिट्स में होता है, 8 में, 10 में, 24 में, 32 में। तो दोस्तों यहाँ पे 8 बिट्स में 1 बाइट होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 बिट में आपका क्या होता है 1 बाइट होता है। अब काफ़ी चीज़ें पूछते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब आपसे पूछे 1024 बाइट में आपका क्या हो जाएगा 1 KB होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे 1024 KB में दोस्तों देखेंगे तो 1 MB हो जाता है। इस तरीके से चलता जाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे जैसे मैं लिखूँ 1024 है दोस्तों ये, तो 1024 MB में आप देखेंगे तो ये आपका A1 GB होता है। इस तरीके से रिलेशन चलता जाता है और आप आगे तक निकाल सकते हैं। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन था कि जो एक बाइट होता है उसमें कितने बिट्स होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 1:5 स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज 120 वोल्ट अक्रॉस द प्राइमरी। दोस्तों प्राइमरी के अक्रॉस क्या दिया हुआ है 120 वोल्ट दिया हुआ है एंड 600 ohms रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी का अक्रॉस रेजिस्टेंस है 600 ओम। एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी, दोस्तों 100% एफिशिएंसी है यानी कि जो इनपुट में दे रहे हैं वो आउटपुट में आ रहा है। अब पूछा कि द प्राइमरी करंट इज इक्वल्स टू, प्राइमरी करंट हमसे पूछ रहा है। अब प्राइमरी करंट निकालना है यानी कि हमको I1 निकालना है, तो उसके लिए हमको पता होना चाहिए V1 और R1। अब दोस्तों V1 तो हमको पता है कि 120 वोल्ट है, अब R1 हमको पता है, तो हम क्या करते हैं जो सेकेंडरी में रेजिस्टेंस है उसको क्या करते हैं प्राइमरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है R1 इक्वल्स टू N1/N2 जो टर्न्स रेशियो है उसका स्क्वायर इंटू R2। अब N1/N2 दे रखा है आपको 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R2 600 है, तो आपका R1 निकल के आ जाएगा 24 ओम। अब हमको I1 निकालना था, I1 होता था आपका V1/R1, V1 की वैल्यू 120 वोल्ट और R1 अभी अपन ने निकाला 24 ओम। तो सोल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जो I1 प्राइमरी करंट है वो आपका 5 एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ए लाइन वोल्टेज V एंड रेगुलेशन ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन R। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये गलत आया था 2017 में, क्वेश्चन अधूरा है और साथ में 2 ऑप्शन भी इसमें सेम दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन के सबको बोनस मार्क्स मिले थे दोस्तों
और तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि जो ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके लिए वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है आपका वी एस माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर। ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये होता है दोस्तों आपका जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होता है उसके लिए। अगर आपके पूछे कि मीडियम ट्रांसमिशन लाइन या लॉन्ग के लिए क्या होता है, तो वो होता है वी एस बाई ए माइनस वी आर डिवाइडेड बाई वी आर। ये सब मोड में होते हैं दोस्तों। और क्या आता है कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के जो ए की वैल्यू होती है वो 1 होती है, इसलिए हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है इसमें बस, और कुछ नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरपोल्स इन बिटवीन द मेन पोल्स इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डीसी मशीन्स बिकॉज। दोस्तों सबसे पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। दोस्तों जो ये मेन पोल्स होते हैं उनके बीच में हम इंटरपोल्स यूज में लेते हैं, और जो इंटरपोल्स हैं इनकी जो वाइंडिंग होती है वो सीरीज में कनेक्टेड होती है हमारे आर्मेचर वाइंडिंग के। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटरपोल वाइंडिंग किसके सीरीज में कनेक्टेड होती है, तो आपको बताना आर्मेचर वाइंडिंग के। अब इंटरपोल्स का हम यूज़ क्यों कर रहे हैं दोस्तों, जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है उसके कारण दो इफेक्ट होते हैं, एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। इसके कारण क्या होता है, हमारा मेन फील्ड का डिस्टोर्शन हो जाता है। तो दोस्तों उस आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरपोल्स लगाते हैं। इन्हीं को कम्यूटेटिंग पोल्स भी कहते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन देखते हैं अब इसमें। तो ऑप्शन जो ए है आपका दोस्तों, ए काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द कोयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। तो इसमें क्या है कि दोस्तों जो ये जो इंटरपोल वाइंडिंग जो लगी हुई है वहाँ पे आपका बीच में, तो इस वाइंडिंग में क्या होगा, काउंटर ईएमएफ इंड्यूस होएगा जो हमारे आर्मेचर रिएक्शन है उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा दोस्तों। तो इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, इसलिए हम इंटरपोल्स का यूज़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। At 220 by 440 volt 50 Hz 5 kVA single phase transformer operates on 220 volt 40 Hz supply with secondary winding open circuited, then दोस्तों एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पे एक ट्रांसफार्मर ऑपरेट कर रहा था पहले, उसके बाद वो 220 वोल्ट 40 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है वो दोस्तों 10 हर्ट्ज से रिड्यूस हो गई है। अब पूछ रहा है कि एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉसेस पे क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले एक रिलेशन देख लेते हैं दोस्तों इनके बारे में। दोस्तों जो एडी करंट लॉस होता है वो आपका प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के स्क्वायर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर के। और जो हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की पावर 1.6 और एफ। अब दोस्तों जो बी होता है आपका ये होता है वी बाई एफ। तब इसमें वैल्यूज पुट मैं अगर करता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एफ स्क्वायर और यहाँ पे भी एफ स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो जो एडी करंट लॉस है आपका फाइनली क्या आया, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अभी हमने क्वेश्चन में देखा था कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, ओनली फ्रीक्वेंसी का रिडक्शन हुआ है 10 से, यानी कि फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है नहीं एडी करंट लॉस। तो ये तो क्या रहेगा हमारा सेम का सेम रहेगा जैसा पहले था। अब आगे इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। अब इसमें भी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, वी की पावर 1.6 हो जाएगा और एफ 1.6 हो जाएगा और ये एफ ऐसे। अब मैं अगर इसको और तरीके से लिखता हूँ तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या वी तो कांस्टेंट है, तब इसको हम छोड़ भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंसी इसकी आ रही है, एफ की पावर 0.6 हो जाएगा ये। तो दोस्तों अब देखिए कि आप यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिडक्शन हो रहा था, अब जब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का रिडक्शन हो रहा है यानी कि जो हिस्टैरिसीस लॉस से क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। तो इस केस में हमारा एडी करंट लॉस तो सेम था लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीज हो रहा था। तो अब ऑप्शन जो सी है दोस्तों इसमें वो देखिए आप, एडी करंट लॉस रिमेन्स द सेम बट हिस्टैरिसीस लॉस इंक्रीजेस, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए कंप्यूटर वायरस इज ए हार्डवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम क्लाइंट सर्वर रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों जो कंप्यूटर का वायरस होता है वो एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि हमारे फाइल्स वगैरह या इंपॉर्टेंट डेटा जो भी रहता है उसको क्या कर देता है, ख़राब कर देता है, एनकरप्ट कर देता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक तरीके का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम पावर फॉर अ गिवन एक्साइटेशन इन अ सिंक्रोनस मोटर इज डेवलप्ड व्हेन द पावर एंगल इज इक्वल टू। दोस्तों जो पावर होती है सिंक्रोनस मशीन्स में वो क्या होती है आपकी ई इंटू वी एस बाई एक्सेस साइन डेल। जो डेल है दोस्तों ये आपका क्या होता है, पावर एंगल होता है।
अभी मैं जो पावर है वो कब मैक्सिमम हो सकती है, जब हमारा जो साइन डायल है वो पूरा का पूरा की वैल्यू क्या हो दोस्तों, 1। अब इस साइन डायल की वैल्यू दोस्तों 1 कब हो सकती है, जब डायल क्या हो हमारा 90 डिग्री। एक ही कंडीशन है 1 होने के लिए। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट, जब डायल की वैल्यू जो पावर एंगल है हमारा उसकी वैल्यू 90 डिग्री होगी तो मैक्सिमम पावर होगी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्राइव मोटर यूज्ड इन ए मिक्सर ग्राइंडर इज। दोस्तों जो घरों में हमारा मिक्सर ग्राइंडर होता है उसमें जो मोटर यूज लेते हैं वो कौन सी होती है, डीसी मोटर, सिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर एंड यूनिवर्सल मोटर। तो दोस्तों जो मोटर यूज में लेते हैं वो होती है हमारी यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ हीटिंग द वन विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज। दोस्तों जो हीटिंग के मेथड्स दे रखे हैं यहाँ पे उनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट होता है। ऑप्शंस दे रखे हैं, इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग और डाइलेक्ट्रिक हीटिंग। दोस्तों जो इसमें ऑप्शन सी है, ओनली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता है। बाकी इलेक्ट्रिक आर्क हीटिंग, इंडक्शन हीटिंग सारे के सारे फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट मेथड होते हैं दोस्तों। तो ओनली एक अकेला ये मेथड होता है जो हमारा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, बाकी तीनों मेथड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मूविंग कोयल मीटर्स डैम्पिंग इज प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन है, डैम्पिंग वेन इन द एयर टाइट चैम्बर, एडी करंट डैम्पिंग इन द एल्यूमिनियम फ्रेम ऑफ द कोयल, ग्रेविटी कंट्रोल, द कोयल स्प्रिंग अटैच टू द मूविंग मैकेनिज्म। दोस्तों मूविंग कोयल मीटर दे रखा है, मूविंग कोयल मीटर यानी कि जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल के बारे में। तो इसमें जो डैम्पिंग यूज में लेते हैं दोस्तों वो तो होती है हमारी एडी करंट डैम्पिंग। और ये किसके कारण प्रोड्यूस होती है, एक एल्यूमिनियम फ्रेम होता है दोस्तों, उसके अक्रॉस वाइंडिंग होती है, उसके कारण हमारे एडी करंट डैम्पिंग प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके कारण ही हमारा टॉर्क प्रोड्यूस होता है दोस्तों, और जिसमें जो पीएमएमसी में टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके, करंट के। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरेशन वोल्टेज इज यूजुअली। दोस्तों जो जनरेशन वोल्टेज होता है इंडिया में वो यूजुअली होता है बिटवीन 11 केवी एंड 33 केवी में। जनरली हम 11 केवी या 33 केवी पे जनरेशन करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए सिंक्रोनस मोटर इज रनिंग एट सिंक्रोनस स्पीड द डैम्पर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस। दोस्तों यहाँ पे एक वर्ड है डैम्पर वाइंडिंग। दोस्तों जो डैम्पर वाइंडिंग जो हम यूज में लेते हैं सिंक्रोनस मोटर में इसलिए यूज में लेते हैं क्योंकि जो सिंक्रोनस मोटर होती है दोस्तों वो सेल्फ स्टार्टिंग मोटर नहीं होती। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज में लेते हैं। ये स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाती है सिंक्रोनस मोटर को ताकि मोटर स्टार्ट हो सके। उसके अलावा जो हंटिंग प्रॉब्लम होती है दोस्तों, जो हंटिंग फिनोमेना होता है सिंक्रोनस मोटर में, उसको भी ये क्या करती है, रिड्यूस करती है। हंटिंग फिनोमेना का मतलब है दोस्तों कि जो मोटर होती है उसमें कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं दोस्तों, ओसिलेशंस प्रोड्यूस होते हैं। तो उन ओसिलेशंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, डैम्पर वाइंडिंग का यूज में लेते हैं। दूसरा इसका यूज इसलिए होता है ताकि स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड कर सके और मोटर रोटेट हो सके। तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं, डैम्पिंग टॉर्क, टॉर्क एडिंग द डेवलप्ड टॉर्क, एडी करंट टॉर्क, नो टॉर्क। तो दोस्तों सिंक्रोनस मोटर जो है ना तो डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करवाता है, ना डेवलप टॉर्क में कोई मदद करता है, ना एडी करंट टॉर्क में मदद करता है। इसमें से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, कोई टॉर्क प्रोवाइड नहीं करवाता। ये सिर्फ क्या करता है, स्टार्ट करने में मदद करता है मोटर को। दूसरा हमारा क्या करता है, ये जो हंटिंग फिनोमिना होता है उसको रिड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द सिंक्रोनस रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स। ध्यान देने की बात है दोस्तों, सिंक्रोनस रोटेटिंग स्टेटर फ्लक्स की बात कर रहे हैं और रोटर पोल्स पे सिंक्रोनस मोटर, इन दोनों के बीच में दोस्तों जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है, स्टेटर फ्लक्स और रोटर पोल्स के बीच में जो एंगल बनता है दोस्तों वो कहलाता है हमारा टॉर्क एंगल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, टॉर्क एंगल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज इंडक्शन मोटर द कैपेसिटर इज कनेक्टेड। दोस्तों ये आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, जिसमें जो हमारा कैपेसिटर होता है दोस्तों ये देखो यहाँ पे है, ये हमारे स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज में कनेक्टेड होता है, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी कह सकते हैं इसकी जगह, उसके सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन सीरीज विद द ऑक्सिलरी वाइंडिंग। और दोस्तों जो हमने पढ़ा था कि सीलिंग फैन में
हम यूज़ लेते हैं कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर। उसमें क्या था, ये स्विच नहीं होता है, उसमें जो कैपेसिटर होता है वो परमानेंटली कनेक्टेड होता है, लेकिन ओनली कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में स्विच कनेक्टेड होता है यहाँ पे। तो जब स्टार्ट होती है तो स्विच क्लोज कर देते हैं हम। जब ये 75% ऑफ हमारी फुल लोड स्पीड पे पहुंचती है मोटर, उसके बाद क्या कर देते हैं हम, स्विच को ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी करंट इन द करंट ट्रांसफॉर्मर इज डिटरमाइंड बाय। दोस्तों जो प्राइमरी करंट होता है करंट ट्रांसफॉर्मर में, वो किस पे डिपेंड करता है, ये हमसे पूछ रहा है, या किस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑप्शंस दे रखे हैं, द सेकेंडरी बर्डन, द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, द लोड करंट, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो दोस्तों जो हमारा करंट ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी में जो लोड लगा रहता है, उस पर हमारा डिपेंड करता है कि प्राइमरी से करंट कितना ड्रॉ होगा। अगर लोड ज़्यादा होगा दोस्तों तो हमारा क्या होगा, करंट भी ज़्यादा ड्रॉ होगा। अगर लोड कम होगा तो करंट भी कम होगा। तो मेनली हमारा डिपेंड कर रहा है लोड पे। तो सेकेंडरी का बर्डन, लोड को हम बर्डन भी कहते हैं दोस्तों। तो सेकेंडरी साइड का जो बर्डन है उस पर हमारा डिपेंड कर रहा है प्राइमरी करंट। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंक्रो हैज। दोस्तों जो सिंक्रो है ये एक तरीके का क्या होता है, रिसीवर या ट्रांसमीटर होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, ये क्या होता है, एक तरीके का ट्रांसमीटर होता है, जिसमें जो स्टेटर होता है दोस्तों, उस पर तो हमारा 3 फेज वाइंडिंग होता है, और जो हमारा रोटर होता है दोस्तों, उस पर हमारा क्या होता है, सिंगल फेज वाइंडिंग होती है ओनली। रोटर पे सिंगल फेज, स्टेटर पे 3 फेज होती है। और ये एक तरीके का क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, या फिर इसको ट्रांसड्यूसर भी कह सकते हैं। ये क्या करता है दोस्तों, जो हमारा मैकेनिकल में जो दोस्तों एंगुलर का डिस्प्लेसमेंट होता है एंगल का, तो एंगल को क्या करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यानी कि जो कोई भी चीज़ जो रोटेट हो रही है वो कितने एंगल से रोटेट हुई, उसको हमको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके बताता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो आपका है ए करेक्ट हो जाएगा। इट हैज़ ए 3 फेज वाइंडिंग ऑन स्टेटर एंड ए सिंगल फेज वाइंडिंग ऑन रोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सिंगल फेज स्ट्रेसिस मोटर, यहाँ पे स्ट्रेसिस मोटर की बात कर रहे हैं, कैन रन एट सिंक्रोनस एंड सुपर सिंक्रोनस स्पीड, कैन रन एट सब सिंक्रोनस स्पीड ओनली, कैन रन एट सिंक्रोनस स्पीड ओनली, कैन रन एट सिंक्रोनस एंड सब सिंक्रोनस स्पीड ओनली। दोस्तों इसमें जो ऑप्शन है वो आपका सी करेक्ट होगा। ये जो स्ट्रेसिस मोटर होती है एक तरीके की सिंक्रोनस मोटर ही होती है दोस्तों। बस इसमें डिफरेंस ये होता है कि जो सिंक्रोनस मोटर होती है हमारी नॉर्मल सिंक्रोनस मोटर, उसमें हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन देते हैं दोस्तों, और स्ट्रेसिस मोटर में हमारा डीसी एक्साइटेशन नहीं होता है, ये हमारा प्रेजेंट नहीं होता है इसमें स्ट्रेसिस मोटर में। दूसरा इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे जो एयर गैप होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म एयर गैप होता है। तो ये दो डिफरेंस हैं स्ट्रेसिस मोटर और सिंक्रोनस मोटर में। स्ट्रेसिस मोटर एक तरीके की सिंक्रोनस मोटर होती है विदाउट डीसी एक्साइटेशन एंड विथ यूनिफॉर्म एयर गैप। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन, बाकी के जो क्वेश्चन बच्चे हैं इस पेपर के हम पार्ट 2 या 3 में कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट या फिर शेयर ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।